हेलो एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज संडे है। संडे की क्लास में मैं हमेशा कुछ अलग लाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने खुला हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश का। इस इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज को अपने कवर करना सीखेंगे। और ये करना क्यों है? देखिए, एडिटोरियल आप मेरे साथ पढ़ते हो, लेकिन उसी दायरे तक अपने दिमाग को मत बांधो। एडिटोरियल के अलावा भी बहुत कुछ आएगा। आपके जो एग्जाम के पैसेज होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, हमेशा एडिटोरियल बेस्ड नहीं होंगी, लैंग्वेज उनकी अलग भी होगी। और साथ ही जो बच्चे एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है उनको पढ़ना, उनके लिए तो फ्रंट पेज मस्ट है। आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा फ्रंट पेज पे रोज देना ही है। इसी इकोनॉमिक टाइम्स की इस न्यूज पीस को अपने आज कवर करेंगे। 10 to 12 कंट्रीज टू गेट टैरिफ लेटर्स। कहने वाले कौन है? ट्रंप। आर्टिकल पढ़ने में आसान होगा एडिटोरियल के मुकाबले, लेकिन जो भी आप सीखोगे इसमें आपको अप्लाई करना है क्लास के लास्ट में क्विज पे। ये सारे क्वेश्चंस हैं वोकैब के, ग्रामर के, कॉम्प्रिहेंशन के। जो भी आप सीखोगे इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आइए लेक्चर को शुरू करें। ऑलराइट, कह रहा है जी 10 to 12 कंट्रीज टू गेट टैरिफ लेटर्स। क्या होता है भाई टैरिफ? टैरिफ वर्ड पता हो तो सारा सेंटेंस का मीनिंग निकल आएगा। देखिए, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो आप एक कंट्री दूसरी कंट्री में लगाती है। टैरिफ वर्ड की स्पेलिंग देख लेना। इसकी स्पेलिंग अक्सर स्पेलिंग एरर में TARRIF लिख करके मिलेगी। तो अगर आप इस वर्ड को यूज करें या स्पेलिंग में देखें तो ध्यान रखें, R सिंगल होता है और डबल F लगा होता है। कह रहे जी 10 से 12 कंट्रीज, 10 से 12 देश पाने वाले हैं, गेट करने वाले हैं टैरिफ के लेटर्स को, या फिर टैक्स लगने के, है ना, लेटर्स को। कहने वाले हैं ये ट्रंप। जब भी आप हेडलाइन देखते हो आपको उसमें एक अजीब सी चीज दिखेगी। इसमें हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिसिंग होगी। जैसे इस हेडलाइन में देखें, टू गेट। अब ये क्या मतलब है भाई? कौन गेट करेगा, क्या गेट करेगा? तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर सीखनी पड़ेगी। इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। इनके बाद में टू इन्फिनेटिव आ जाए तो उसका क्या मीनिंग है? टू इन्फिनेटिव समझते हो ना? टू प्ले, टू सिंग, टू ईट। टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। देखिए, ये स्ट्रक्चर बताती है ऑफिशियल स्केड्यूल्ड इवेंट को। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई कार्यक्रम जो होने वाला है और आधिकारिक और औपचारिक तौर पे सबको बताया जा रहा है। जैसे द PM इज टू विजिट नेबरिंग कंट्रीज दिस मंथ। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? इज लगा हुआ है और बाद में टू इन्फिनेटिव आया हुआ है, टू विजिट। यानी PM के, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल स्केड्यूल्ड इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट करने वाले हैं 5 पड़ोस के देशों को इस महीने, दिस मंथ। आसान स्ट्रक्चर है ना? अगर इस स्ट्रक्चर को और आसानी से समझना हो तो आप ऐसा समझ सकते हैं, यहां बीच में गोइंग लगा हुआ है जो दिख नहीं रहा। द PM इज गोइंग टू विजिट नेबरिंग कंट्रीज दिस मंथ। आई एम गोइंग टू डू दिस। ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। गोइंग आप बीच में मिसिंग समझ सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द PM विल विजिट नेबरिंग कंट्रीज दिस। तीनों तरीकों से स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। अब आपने ये सीख लिया इज विजिट या इज टू विजिट का क्या मीनिंग है। अगला सेंटेंस देखो, इसका एडवांस फॉर्म देखो। ऑल UN कंट्रीज आर टू वोट ऑन द मैटर टुमारो। सारी की सारी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज जो हैं वो वोट करने वाली हैं इस मैटर पे कल। कैसे पता लगा करने वाली हैं? R लगा हुआ है, बी फैमिली की वर्ब, और टू इन्फिनेटिव यानी टू वोट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कोई भी वर्ब आ सकती है, प्ले, सिंग, वोट, ईट, विजिट, है ना, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखोगे ना तो यहाँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अ डिसीजन इज टू टेक इन टूडेज मीटिंग। एक डिसीजन लिया जाने वाला है आज की मीटिंग में। अगेन एक ऑफिशियल इवेंट है, इज लगा हुआ है और टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है। सेंटेंस सही तो है? नहीं, सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है भाई? देखिए, PM यहां पे विजिट करने वाले थे। PM इस विजिट वर्ब के डूअर थे। यूनाइटेड मेंबर कंट्रीज जो है वो वोट करने वाली थी। ये कंट्रीज इस वोट वर्ब की डूअर थी। लेकिन डिसीजन जो है उसको लिया जाएगा। डिसीजन किसी को नहीं लेगा। डिसीजन खुद को लेता है या आप डिसीजन लेते हैं? डिसीजन को लिया जाता है किसी और के द्वारा। तो डिसीजन इज टू टेक से काम नहीं चलेगा। भले ही ऑफिशियल इवेंट है, स्केड्यूल्ड है, आपको लिखना पड़ेगा डिसीजन इज टू बी टेकन।
तो ये टू इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म होती है। जब जब सब्जेक्ट के ऊपर काम आपको करवाना हो इस तरीके से आप इन्फिनेटिव को लिखते हैं। और हेडलाइंस के वक्त क्या होता है जी, ये इन्फिनेटिव के पहले की वर्ब को मिस कर दिया जाता है हेडलाइन में। पीएम टू विजिट नेबरिंग कंट्रीज दिस मंथ, यूएन कंट्रीज टू वोट ऑन द मैटर टुमारो, डिसीजन टू बी टेकन इन टूडेज मीटिंग, और वैसे ही 10-12 कंट्रीज टू गेट टैरिफ लेटर्स कहने वाले हैं ट्रंप। चलिए, मेरे ख्याल से डिटेल में कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। लॉजिकली सीखो, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। अब जल्दी से आगे बढ़ो, जूम इन करेंगे और आर्टिकल को सीधे शुरू करेंगे। वो कैब मैं आपको साथ में करवाता जाऊंगा। अगर ये नया इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, चाहते हो आप वीक में एक बार लाया जाए, तो आपका एक छोटा सा फीडबैक देने का तरीका होता है लाइक्स। चैनल पर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, अभी आपके एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग जगहों पे भटकना होता है। कहीं से आप कोर्स लेते हैं, कहीं से मॉक टेस्ट लेते हैं, कहीं से मटेरियल लेंगे। कोर्स मॉक टेस्ट भी आपको अलग अलग एग्जाम के अलग अलग जगहों पे मिलेंगे। तो ये भटकना आपका बंद हो और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इसके लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेकर के आने वाला है टेक्स्ट बुक 7 जुलाई शाम को 7 बजे। अब बात मॉक टेस्ट की नहीं है या किसी एक एग्जाम की नहीं है, स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट वे में, सॉर्टेड वे में सभी एग्जाम्स और उसके हर एस्पेक्ट एक ही जगह पे कवर हो, इस नई सर्विस के अंदर आप देखेंगे। तो कल 7 जुलाई शाम को 7 बजे ये प्रोडक्ट आपको टेक्स्ट बुक की ऐप पे मिल जाएगा। जरूर से इसको डाउनलोड करना, लॉन्च के दिन ही अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। टेक्स्ट बुक का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। ऑलराइट, कह रहे यूएस प्रेस हैज अर्लियर एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट रीचिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। देखो, अगेन ये टाइटल पैराग्राफ है, हेडलाइन जैसा ही है, तो इसने प्रेसिडेंट पूरा नहीं लिखा। हेडलाइन में क्या होता है, स्पेस कम होता है आपके पास, तो एडिटर क्या करता है, जितना कम हो सके उतना स्पेस लेने वाले वर्ड्स को यूज करेगा। प्रेसिडेंट की जगह प्रेस लिख देगा। हेल्पिंग वर्ब को कभी छोड़ देगा, जैसे ऊपर आपने देखा यहाँ पे इज टू गेट लिखना था, आर टू गेट लिखना था, आर को इसने छोड़ दिया। तो वैसे ही कह रहा है जी, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं जिनको प्रेस लिखा जाता है, वो एक्सप्रेस कर चुके हैं, दिखा चुके हैं पहले ही, यानी अर्लियर, अपने ऑप्टिमिज्म को, आशावाद को, और किस चीज को लेकर के, रीच करने को लेकर के एक ट्रेड डील को इंडिया के साथ। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट ग्रीन कलर में सब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो हैज एक्सप्रेस्ड परफेक्ट टेंस में इनकी वर्ब है। प्रेसिडेंट साहब एक्सप्रेस कर चुके हैं। और ये काम कब हुआ, ये पहले ही हो गया, अर्लियर एडवर्ब ऑफ टाइम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाई गई है। एडवर्ब की डिफॉल्ट पोजीशन होती है पहली हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में आए उसके बाद में उसको लगाया जाए। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, किसी चीज को लेकर के, है ना, आपको होप हो। ऑप्टिमिज्म को बोलते हैं होपफुलनेस। ऑप्टिमिज्म का बिल्कुल उल्टा होता है पेसिमिज्म, जब आपको कोई भी होप ना हो, निराशावाद, होपलेसनेस, है ना। इसके लिए एक और वर्ड भी हमारे पास अंग्रेजी में, डिजेक्शन। बस आपको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम हथियार आपने डाल दिए हैं, ऐसी स्टेट को बोलते हैं पेसिमिज्म या डिजेक्शन। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स वर्ड हैं, याद रखें इनको। अच्छा, ये रीच अ डील क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा रीच अ डील। रीच का मतलब होता है पहुंचना, डील का मतलब होता है एग्रीमेंट। देखो जी, डील पे पहुंचने के लिए या डील को पूरा करने के लिए अंग्रेजी में ये सारे फ्रेज यूज होते हैं, चाहे डील हो, अग्रीमेंट हो, ट्रीटी हो। रीच अ डील लिखो, सील अ डील लिखो, क्लोज एन एग्रीमेंट लिखो, सिक्योर अ ट्रीटी लिखो, फोर्ज अ डील, स्ट्राइक अ डील, कंक्लूड एन एग्रीमेंट, फाइनलाइज अ ट्रीटी। समझ रहे हो, इन तीनों तरह के वर्ड्स को जब भी आप कंक्लूड करेंगे किसी डील, एग्रीमेंट, ट्रीटी को, ये सारे वर्ड्स इनमें से जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। एक साथ दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो इनको। खुद जब पढ़ के नोट्स बनाते हो तो लास्ट में आपके खुद के भी ऐसे ही नोट्स बनेंगे, तो इसलिए पके पकाए नोट्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, टाइम आपका सेव हो। चलिए, आज के को लोकेशन में क्वेश्चन मैंने पूछा है, फोर्ज के साथ में क्या यूज होगा, डील, एग्रीमेंट या कुछ और। चलिए थोड़ा और जूम इन करता हूं, फिर पढ़ना शुरू करें इसको। कह रहा है जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड द यूएस विल प्रोबेबली स्टार्ट notifying trading partners Friday of the new US tariff on their exports effective August 1st। सेंटेंस तो और लंबा है, देखो अभी इतना ही पढ़ लो, कोमा लग गया ना, यहां छोड़ दो। कह रहे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा कह दिया, ही सेड। क्या कहा, से का मतलब समझते हैं ना, कहना।
कि अमेरिका जो यूएस है ना, वो प्रोबेबली स्टार्ट करेगा या फिर संभावित तौर पे शुरू करेगा। प्रोबेबली मतलब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। और क्या शुरू करेगा? नोटिफाई करना या नोटिफिकेशन भेजना अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को, अपने साथ व्यापार करने वाले देशों को। और ये कब शुरू करेगा काम? ये शुरू करेगा फ्राइडे को। अच्छा, नोटिफिकेशन काहे का होगा? ऑफ लगा के बता रहा है। फ्राइडे तो बीच में आ गया बताने के लिए कब शुरू होगा, लेकिन नोटिफिकेशन होगा किस चीज़ का? नोटिफाई करेंगे, ऑफ लगा के बता रहा है अमेरिका के नए टैरिफ के बारे में या टैक्स के कानूनों के बारे में। और ये सारे टैक्स लगेंगे इन ट्रेड पार्टनर्स के एक्सपोर्ट पे। अब देखो, देर अमेरिका के लिए नहीं आया, देर आया है यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए। तो ये टैरिफ लगेंगे उनके द्वारा किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स को जो अमेरिका की तरफ वो करते हैं। और ये सारे टैरिफ लगेंगे, इफेक्टिव होंगे अगस्त 1 से, आज से 1 महीने बाद से। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सबको बताया। ऐसे पढ़ना सेंटेंस। अब आगे का पढ़ो। कह रहा है जी, वाइल रीआइटरेटिंग अ प्रेफरेंस फॉर सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस 5 days बिफोर हिज डेडलाइन फॉर डील्स। कह रहा है जी, और ये सारा काम इन्होंने जो किया ना कि हम ऐसा करेंगे, लेटर भेजेंगे, ये सारा काम किया इन्होंने रीआइटरेट करते हुए, दोहराते हुए। रीइटरेट करना, किसी चीज़ को बार बार कहना, दोहराना। और क्या दोहराया? इनकी जो प्रेफरेंस थी या इनकी पसंदगी थी सिंप्लिसिटी को लेकर के, चीज़ों को सिंपल रखने को लेकर के। और किस चीज़ के ऊपर? कॉम्प्लिकेटेड निगोशिएशंस के या फिर पेचीदा बातचीत के। तो ये यही कह रहे हैं कि मुझे तो सिंपल बात करो, मुझसे पेचीदा बात मत करो, लंबा कुछ मुझे बात नहीं करना, साफ साफ बताओ क्या करना चाहिए, वैसा आपके ऊपर टैरिफ लगवा देंगे। तो ऐसी पसंदगी इन्होंने बताते हुए ये काम किया। और ये कब किया? 5 days बिफोर, सिर्फ 5 दिन पहले किया उनकी उस डेडलाइन के जो है डील्स को लेकर के। तो 9 जुलाई, 7 या 9 जुलाई है लास्ट डेट है, उसके बाद टैरिफ लग जाएंगे। तो उससे बिल्कुल 5 दिन पहले इन्होंने ये बात की। मेरे ख्याल से सेंटेंस आपने छोटा छोटा करके पढ़ लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं। स्ट्रक्चर ये कहती है जी, जस्ट ए मिनट। यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये है सब्जेक्ट। और V2 में लगा करके बताई गई है इनकी वर्ब। ट्रंप ने ये कहा। क्या कहा? अब देखो, यहां पे दैट लगा हुआ है जो मिसिंग है, ओमिटेड है। अंग्रेजी में दैट का मतलब होता है की। मैंने ये कहा की, तो अपने हिंदी में भी की छोड़ देते हैं, इंग्लिश में भी की नहीं बोलते। तो की को आप यहां पे दैट को अंडरस्टूड माने। ये कहा कि अमेरिका जो है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, वो प्रोबेबली स्टार्ट करेगा, संभावित तौर पे शुरू करेगा, ये इसकी वर्ब है। और स्टार्ट करेगा नोटिफाई करना इस चीज़ के बारे में। ठीक है, नोटिफाई करेगा पार्टनर्स को। और ऑफ लगा के बता रहा है यूएस के टैरिफ के बारे में जो 1 अगस्त से शुरू होंगे। ये सारा काम जो इन्होंने किया तामझाम, ये इस काम को करते हुए किया वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पीपीएस से लगाया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ये कहते हुए उन्होंने बताया या इस चीज़ को दोहराते हुए बताया। और वो थी उनकी पसंदगी या प्रेफरेंस, चीज़ों को सिंपल बनाए रखने की, सिंप्लिसिटी की। किस चीज़ के ऊपर? कॉम्प्लिकेटेड निगोशिएशंस के ऊपर। निगोशिएशन होती है बातचीत और कॉम्प्लिकेटेड होती है पेचीदा। और ये सारा काम 5 दिन पहले हुआ डील्स के। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको दिखाएं। उससे पहले ये रीट्रेट वर्ड देख लेना, चीज़ों को दोहराने के लिए यूज होता है। इसके लिए एक और अच्छा सिनोनिम मैं लिख देता हूं, शायद मैं लिखना भूल गया। इंजेमिनेट। ठीक है, बार बार चीज़ों को दोहराना, इंजेमिनेट करना या रीट्रेट करना। निगोशिएशन बातचीत होती है, डिस्कशन या टॉक होती है। अब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक बड़ा प्यारा है। देखो, पहले अपने आप से पूछो, से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब भी होता है कहना या बताना। दोनों में क्या फर्क है भाई? मैंने आपसे कुछ कहा तो से किया या टेल किया? चलो लॉजिकली समझाता हूं। देखिए, से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है बताना। अगर मैं आपको कोई कहानी बताऊं, कोई बहाना बताऊं, चुटकुला बताऊं, सच बताऊं, झूठ बताऊं, तब तो मैं टेल वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। और अगर मैं आपसे कोई बात कहूं, बताऊं नहीं, कहूं, जैसे मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूं, थैंक यू बोलूं, मैं आपको गुड नाइट बोलूं, सॉरी बोलूं, इस तरह की ग्रीटिंग्स आपको दूं, है ना, तब मुझे से वर्ब का इस्तेमाल करना है। और अगर मैं आपको कोई बात बोलूं पूरी की पूरी, क्लोज हो, जिसमें मैंने आपसे बताया या कहा कि ऐसा होना चाहिए,
आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर पूरा क्लोज हो तो उस केस में से और टेल दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि पढ़ाई करनी चाहिए, अब ये कहना जो है से वर्ब से भी बता सकते हैं और टेल वर्ब से भी बता सकते हैं। एक चीज का फर्क है इन दोनों में, जब भी आप किसी चीज को किसी इंसान को कोई बात बता रहे हो, अगर उस इंसान का आपने मेंशन कर दिया है वर्ब के बिल्कुल बाद में, तब आप टेल वर्ब इस्तेमाल करें, नहीं तो से वर्ब इस्तेमाल करें। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है टेल, जिसको जो बताया जाता है वो वर्ब के बिल्कुल बाद में लिखा जाता है, और जो चीज बताई जाती है वो उस इंसान के बाद लिखी जाती है। टेक्निकली समझा दिया, आप इसके एग्जांपल्स देखो। रश्मि टोल्ड हाई टू मी, रश्मि ने मुझे हाय बोला। देखो हाय एक ग्रीटिंग है, अगर एक ग्रीटिंग है तो मुझे यहां पे टेल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। रश्मि सेड हाय टू मी। क्लियर है बात इतनी? भाई हाय तो एक ग्रीटिंग है ना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सॉरी थैंक यू, तो इसके लिए तो आप टेल वर्ब का इस्तेमाल करते ही नहीं हो, से वर्ब का इस्तेमाल करते हो। रश्मि सेड अ जोक टू एवरीवन, रश्मि ने सभी को एक जोक बताया। देखो जोक बताना, कहानी, चुटकुला, किस्सा, है ना, सच झूठ, ये सब बताने के लिए आप टेल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, से वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रश्मि टोल्ड अ जोक टू एवरीवन। माय टीचर टोल्ड दैट एग्जाम्स कुड बी पोस्टपोन्ड, मेरे टीचर ने बताया कि एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन हो सकते हैं। देखो जी, जब भी कोई बात आप किसी को बताते हैं तो चाहे तो टेल वर्ब का इस्तेमाल करें, चाहे से वर्ब का इस्तेमाल करें, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? से वर्ब के बाद में जिसको बताया गया है वो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन टेल वर्ब के बाद में जो बताया गया जिसको, उस आदमी का नाम आप लिखेंगे। अब टेल वर्ब के बाद में आपको वो नाम दिख नहीं रहा। माई टीचर टोल्ड दैट एग्जाम्स कुड बी पोस्टपोन्ड, नाम दिख रहा है क्या किसको बताया? माई टीचर टोल्ड मी, माई टीचर टोल्ड अस, नहीं बताया ना। तो टेल वर्ब के बाद में अगर आपको बताए जाने वाले का नाम ना पता हो, उस आदमी की बात ना की गई हो, तो फिर पूरी बात आप टेल वर्ब से नहीं से वर्ब से बताते हैं। माई टीचर सेड दैट एग्जाम्स कुड बी पोस्टपोन्ड। वैसे ही माई टीचर सेड अस दैट एग्जाम कुड बी पोस्टपोन्ड, अब हमें बताया, साफ साफ आप देख पा रहे हो, उस केस में सेड वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जिसको बताया गया वो टेल वर्ब से ही लिखा जा सकता है। आई स्टिल सस्पेक्ट दैट शी इज नॉट सेइंग द ट्रूथ, मैं अभी भी सस्पेक्ट करता हूं, मुझे अभी भी शक है कि वो हमें सच नहीं बता रही। सब लोग खुद से ट्राई दोगे इसको, ठीक है? सब मैं करवा दूंगा तो फिर आप, भाई आपको स्ट्रगल भी तो करना है ना, स्ट्रगल किए बिना कैसे दिमाग आपका काम करेगा? से सही है, टेल लगाऊं, अस भी देख लेना और ट्रुथ भी देख लेना। कमेंट्स में डालो, सही गलत होगा आपको वहीं पे फीडबैक देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाना चाहिए, से और टेल के बीच का डिफरेंस। बढ़े आगे। तो यहां पे ट्रंप ने ऐसा कहा, किसको कहा नहीं बताया हुआ, तो पूरी बात लिखी हुई है कि अमेरिका ये फला काम करेगा, तो से वर्ब से लिख दिया गया है ना। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है जी, ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स दैट अबाउट 10 और 12 लेटर्स वुड गो आउट फ्राइडे, ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया कि लगभग 10-12 लेटर्स जो हैं वो गो आउट होंगे या निकलेंगे इस शुक्रवार को। ट्रंप सब्जेक्ट है, टोल्ड इसकी वर्ब है। अब देखो, जिसको बताया गया वो बात लिखी गई है, बात तो पूरी लिखी गई है, जिसको बताया गया वो भी लिखा गया है। ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स होने की वजह से टोल्ड वर्ब का इस्तेमाल हुआ। अगर मैं रिपोर्टर्स निकाल दूं तो अभी के अभी इस टोल्ड की जगह पे सेड वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वही अप्लाई करो। टोल्ड लगाए इसलिए आपको रिपोर्टर्स लिखना पड़ा। और ये सारा काम कैसे होगा? लेटर्स कब निकलेंगे? 10-12 फ्राइडे को। कह रहा है जी, विद एडिशनल लेटर्स कमिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ये सारा काम होगा इस चीज के साथ ही, विद और ज्यादा लेटर्स के कम होने के या आने के अगले कुछ दिनों में। तो हर रोज 4-5-10 कंट्रीज को कुछ लेटर जो है ट्रंप भेजेंगे कि आप पे कितना टैक्स लगाएं, आप पे इतना टैक्स लगाएं, है ना। कह रहे जी, बाय द 9th डे दे विल बी फुली कवर्ड, ट्रंप एडेड। कह रहा है जी 9वें दिन तक। देखिए, बाय प्रेपोजिशन के बाद में अगर आपको कोई टाइम का रेफरेंस मिल जाए, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे लिखा हुआ मिले बाय 20 जनवरी, बाय 20 जनवरी, तो मतलब 20 जनवरी तक। बाय जो है तक की बात करता है, डेडलाइन देता है। तो कह रहे जी 9वें दिन तक, बाय 9th डे, ये सारी कंट्रीज जो हैं पूरे से कवर हो जाएंगी। दुनिया की 150-200 जो कंट्रीज हैं
190 है, देख लेना 95 है, सभी कंट्रीज को हम लेटर भेज देंगे। ट्रंप ने ऐसा कहा, ट्रंप एडिड। और कैसे कहा? रेफरिंग टू अ जुलाई 9 डेडलाइन ही इनिशियली सेट फॉर कंट्रीज टू रीच डील्स विद द यूएस। कह रहा है ये काम इन्होंने कहा, ये बात इन्होंने कही रेफर टू करते हुए, इशारा करते हुए जुलाई 9 की डेडलाइन की तरफ, जो है लास्ट डेट की तरफ, जो उन्होंने ही खुद सेट की थी शुरुआत में, इनिशियली ही सेट, उन सभी कंट्रीज के लिए, ताकि वो रीच करें या पहुंचें या पूरा करें डील्स को अमेरिका के साथ। और क्यों पूरा करें? टू अवॉइड हायर इंपोर्ट ड्यूटीज ही हैज थ्रेटन्ड। अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए ज़्यादा उन इंपोर्ट ड्यूटीज को जो ट्रंप ने धमकी दे करके बताई हैं कि आप पे हम इतनी लगाएंगे, आप पे इतनी लगाएंगे। तो 9 जुलाई तक टाइम है, हमसे बात करो, नहीं तो आप पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तो ऐसा इन्होंने बोला कि 9 दिनों में, अगले 9 डे तक हम सारे लेटर्स भेज देंगे। मीनिंग समझ पा रहे हो ना सेंटेंस का? ट्रंप ने ऐड किया ये पूरी बात, है ना, और ये पूरी बात इन्होंने ऐड की ये चीज़ की तरफ इशारा करते हुए। रेफर टू करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इसको एल्यूड टू करना, पॉइंट टू करना भी बोलते हैं। लेकिन हिंट कर से आप बताओगे अगर इस वर्ब को, तो एट लगाओगे। ही रिफर्ड टू दिस, ही हिंटेड एट दिस। तो फिक्स प्रपोजिशनल फ्रेज है, ध्यान रखें। ही की वर्ब है सेट। ट्रंप ने सेट किया था इस डेडलाइन को कंट्रीज के लिए, पास्ट में ये काम हो चुका है। लेकिन सेट एक ऐसी स्पेशल वर्ब अंग्रेजी में जिसकी V1, V2, V3 सेम होती है। बहुत सारी वर्ब्स है ना अंग्रेजी में जिनकी V1, V2, V3 चेंज नहीं करनी है आपको। सेट उन्हीं में से एक वर्ब है। ये सारी वर्ब्स जो आपको पता होनी चाहिए उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने लिखी है, जरूर से इस पर एक नजर डालो, बोल के देखो। सेट, कट, पुट, हिट, लेट, बिड, वेड, रीड, हर्ड, स्लिट, शेड, क्विट, शट, कोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो इनका। इन वर्ब्स की V1, V2, V3 में कभी भी बदलाव मत करना। द वीक टायर ऑफ द व्हीकल बस्टेड ओपन एंड कॉस्टेड द ऑनर थाउजेंड्स इन रिपेयर्स। जो कमजोर टायर था इस व्हीकल का वो खुल गया, बर्स्ट ओपन हो गया। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, वो फट करके खुल गया, अचानक से फट गया सड़क पे। और उसने कॉस्ट किया या उसने कीमत लगाई ऑनर पे हजारों रुपया रिपेयर्स के अंदर। सेंटेंस में 2 वर्ब्स इस्तेमाल हुई हैं। पहली हुई है बस्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरी हुई है कॉस्टेड, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अभी इन वर्ब्स की लिस्ट आपने देखी, बस्टेड, बस्टेड ऐसी कोई वर्ब अंग्रेजी में है ही नहीं। V1, V2, V3 बस्ट होती है। और वैसे ही कॉस्टेड भी कोई वर्ब नहीं है। तो क्या करें? कॉस्टेड की जगह कॉस्ट लिखें और बस्टेड की जगह बस्ट लिखें। तो ऐसे इन पे आपको क्वेश्चंस मिलते हुए मिलेंगे। हैविंग क्विटेड फ्रॉम द जॉब, पीटर ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्टेड हिज स्टोरी थ्रू एवरी प्लेटफॉर्म ही कुड फाइंड। अपनी जॉब से क्विट करने के बाद में पीटर ने ब्रॉडकास्ट कर दी, सबको सुना दी अपनी कहानी, हर एक प्लेटफॉर्म से जिसको वो फाइंड कर सका। ट्विटर से, है ना, एक्स से, इंस्टाग्राम से, जहां जहां उसको लगा उसने अपनी स्टोरी को समझाया। सेंटेंस आपको दे रहा हूं एज क्लास वर्क, क्लास को पॉज करें। 2 एरर्स हैं इसमें, आराम से इस लिस्ट को देख करके उनको सही करना है, ठीक है? कमेंट्स में डालना। ये भी याद रखना, इन वर्ब्स की, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप बना सकते हैं, वहां पे V1, V2, V3 वाला चक्कर नहीं है। अगर मैं बस्टिंग लिखना चाहूं, कोस्टिंग लिखना चाहूं, क्विटिंग लिखना चाहूं, तो आईएनजी फॉर्म इन वर्ब की बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी दे विल रेंज इन वैल्यू फ्रॉम मे बी 60 और 70% टैरिफ्स टू 10 and 20% टैरिफ्स। कह रहा है ये जो ड्यूटीज हैं ये रेंज करेंगी, इस रेंज में होंगी अपनी वैल्यू में। कहां से कहां तक? फ्रॉम से टू लगा के बता रहे हैं। फ्रॉम 60-70% टैरिफ से 10-20% टैरिफ तक। तो हो सकता है चाइना पे 60 लग जाए, भारत पे 20 लग जाए, वियतनाम पे 70 लग जाए और रशिया पे 10 लग जाए। तो इस तरीके से 60-70 से 10-20 के बीच में रेंज रहने वाली है। ऐसा किसने बताया? ट्रंप ने बताया, ही हैड इट। चलिए आगे बढ़े। लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसको देखें फिर क्विज पे आते हैं। कह रहा है जी ट्रंप डिड नॉट इलैबोरेट ऑन विच कंट्रीज वुड गेट द टैरिफ्स और वेदर दैट मेंट सर्टेन गुड्स वुड बी टैक्स्ड एट अ हायर रेट। कह रहा है जी ट्रंप ने इलैबोरेट नहीं किया। इलैबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में समझाना, एक्सप्लेन करना एकदम डिटेल में। ट्रंप ने डिटेल में नहीं बताया। और किस चीज के बारे में ऑन लगा के बता रहे कि कौन सी कंट्रीज को कौन सा टैरिफ मिलेगा, किस पे 10 किस पे 70 लगेगा। और या फिर हाँ या ना वेदर,
इस चीज का मतलब ये था, दैट मेंट कि कुछ खास गुड्स हैं या कुछ खास सामान हैं, उनको टैक्स किया जाएगा एक ज्यादा रेट पे देन बजाय अदर्स के, दूसरों के। तो हो सकता है सब कंट्रीज पे 70% टैक्स लगे जो अमेरिका को स्टील बेच रही हैं, और सब कंट्रीज पे 10% टैरिफ लगे जो अमेरिका को जो है मेडिसिन बेच रही हैं। तो हो सकता है कंट्री स्पेसिफिक हो टैरिफ, या फिर गुड स्पेसिफिक हो, दवाओं पे अलग टैक्स, स्टील पे अलग टैक्स, है ना, इस तरीके से। तो ये ट्रंप ने अभी तक डिटेल में नहीं बताया। ट्रंप की वर्ब है डिड नॉट इलेबोरेट। इलेबोरेट होना, साफ साफ शब्दों में किसी चीज को बताना। हायर रेट देन, याद रखें जब भी देन का इस्तेमाल होगा वहां कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन करने के लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। आपने अगर THAN देन नाम का वर्ड अंग्रेजी में यूज किया तो ये हमेशा बात करता है मुकाबले की, कंपैरिजन की। और जब भी ये यूज होगा, एडजेक्टिव जो इसके साथ में आएगा वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता एट अ हाई रेट देन, ऐसा नहीं लिख सकते। देन आने की वजह से आपको कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। इलेबोरेट वर्ड पे भी थोड़ी नजर लगाओ। देखो, इलेबोरेट एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव फॉर्म में इलेबोरेट का मतलब होता है जो चीज बहुत डिटेल्ड हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो। जैसे कोई कॉन्सेप्ट है मान लो, है ना, बहुत उसके सर पाँव है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो बहुत इलेबोरेट कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं उसको समझा रहा हूं वर्ब फॉर्म में तो मैं उसको इलेबोरेट कर रहा हूं। एक सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसमें इलेबोरेट वर्ड दोनों तरीके से यूज हुआ है, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी। शी गेव एन इलेबोरेट जो है प्रेजेंटेशन एंड लेटर इलेबोरेटेड ऑन ईच पॉइंट ड्यूरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर। उसने दिया एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड सी प्रेजेंटेशन को, इलेबोरेट प्रेजेंटेशन को। इलेबोरेट एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा है, कॉम्प्लिकेटेड थी, डिटेल थी। और बाद में जाके इस बंदी ने इलेबोरेट ऑन भी किया, डिटेल में बताया भी हर पॉइंट को क्वेश्चन आंसर्स के दौरान। यहां पे इलेबोरेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में बताना। जब भी इसके बाद में ऑन लग जाए तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना ये वर्ब होगी, डिडंट इलेबोरेट ऑन। चलो, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा मैं, मेरी तो आदत है देखो हर चीज को खोल के बताने की, है ना। लास्ट पढ़ लो। ट्रम्प सेड दैट कंट्रीज वुड स्टार्ट टू पे ऑन August 1st। ट्रंप ने फिर ये भी कह दिया कि कंट्रीज जो हैं वो स्टार्ट करेंगी, शुरू करेंगी भुगतान करना, पैसा देना टैक्स का 1 अगस्त से। अगेन सेव वर्ब लगी हुई है क्योंकि जिसको बताया वो लिखा नहीं हुआ, इस वजह से पूरी बात के आगे आपको सेड लिखना पड़ा। अगर जिसको बताया होता तो यहाँ पे टोल्ड भी लिखना पड़ता, है ना। ट्रम्प टोल्ड द रिपोर्टर्स, ट्रम्प टोल्ड द मीडिया। कह रहा था यूएस प्रेसिडेंट हैज एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट रीचिंग एन एग्रीमेंट विद इंडिया। यूएस के प्रेसिडेंट ने एक्सप्रेस भी किया है, दिखाया भी है एक ऑप्टिमिज्म को, आशावाद को रीच करने को लेकर के, एक एग्रीमेंट को पहुंचने की तरफ लेकर के, एक एग्रीमेंट को भारत के साथ। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैज V3 किसी चीज के बारे में बताया हुआ है, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। रैप अप करें क्लास को। होपफुली सेशन लाइट था, इजी था, बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर भी कोशिश मैंने की है कि जितना आसान भाषा में हो सके अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए। चलिए अपने क्विज पे आ जाओ, क्वेश्चंस को मेरे साथ अटेम्प्ट करते जाओ। पहला क्वेश्चन है जी, ऐसा क्यों हुआ कि ट्रंप ने संभावित तौर पे क्यों एम्फसाइज किया, जोर दिया अपनी पसंदगी को लेकर के, प्रेफरेंस को लेकर के, जो थी सादगीपन की कॉम्प्लिकेटेड निगोशिएशंस के ऊपर। इसके पीछे ट्रंप का क्या मकसद था? मेंस लेवल का क्वेश्चन है बैंकिंग का, इस पे दिमाग लगेगा आपका। चलो देखो, जब आप किसी को ऐसा बोलते हो ना, यार मुझसे माथा मत मार, यार मुझे सब समझ में नहीं आता, तो एक्चुअल में आपको माथा नहीं मारना है, आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझसे बहस मत कर, जो कह रहा हूं वो मान ले। ये एक धमकी देने का तरीका होता है कि यार मुझे आपकी बातें सब समझ में नहीं आ रही है, मुझे तो सीधी सीधी बात करो। ये जब आप बात करते हो, आप सीधी बात करने की बात नहीं कर रहे होते हो, बल्कि ये कह रहे होते हो कि मेरी बात को समझो। ये ट्रम्प जो कह रहे हैं ना, सिंप्लिसिटी रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ये यूं कहना चाह रहा है कि ज़्यादा मोल भाव मत करना डील के लिए, जो मैंने डील बना के दिया उस पर साइन कर दो, सीधे सीधे सिंप्लीफाई तौर पे। तो ये एक धमकी थी, ये प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को कि जो पहले से डील अमेरिका ने लिख दी है उस पर चुपचाप साइन कर दिया जाए। चलिए, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था ये, आंसर बनेगा आपका डी। बताना कितने बच्चों का सही था ये। कह रहा है इनमें से अगर कौन सी चीज जो है सबसे ज्यादा ट्रू है, मोस्ट लाइकली ट्रू है,
ट्रंप के स्टेटमेंट के टोन को लेकर के और कंटेंट को लेकर के। ट्रंप की बातें सुनकर के क्या लगता है इन चारों में से सच बात कौन सी है? सच बात तो ये है जी, अमेरिका जो है वो टैरिफ को थ्रेट के तौर पे यूज कर रहा है, टैरिफ की थ्रेट को एक लेवरेज के तौर पे ट्रेड नेगोशिएशन में। अमेरिका चाहता है कि हर कंट्री से फटाफट डील हो जाए और टैरिफ का नाम, टैरिफ की लाठी दिखा करके जल्दी से 3 दिनों में डील में हर कंट्री के साथ कर लूं। यही इनका टोन और कंटेंट जो है लगता है। ट्रंप इज यूजिंग टैरिफ थ्रेट्स एज लेवरेज इन ट्रेड नेगोशिएशंस। लेवरेज होता है किसी चीज कोई चीज जिसका आप एडवांटेज ले सकें, जिसका आप फायदा उठा सकें। चलो अब कुछ क्वेश्चन है वोकैब के, खुद से आप सॉल्व करेंगे। स्पेलिंग बतानी है आपको चारों में से सही कौन सी है। रिफरिंग सही है, निगोशिएशन सही है, टैरिफ सही है या रीट्रेट सही है। फिर फोर्ज करते हैं तो क्या करते हैं? फोर्ज कोई एक्सप्रेशन होगा, अग्रीमेंट होगा, नोटिफिकेशन होगा या ऑप्टिमिज्म होगा। करवाए थे ना आपको वर्ड, फोर्ज, रीच, कंक्लूड, सिक्योर। तो फोर्ज के साथ में क्या लगाऊं? डिजेक्शन वर्ड का उल्टा पूछा है आपसे, एंटोनिम पूछा है और इंजेमिनेट वर्ड का मीनिंग पूछा है। तो सबके ऑप्शंस दिए हैं आपको एग्जाम में, एग्जाम की तरह एमसीक्यूज हैं, अटेम्प्ट करना है इनको। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं। बीच में एक फिलर का क्वेश्चन मिलेगा। द कैबिनेट लेड असाइड 25,000 करोड़ रुपीज फॉर द फाइटर एयरक्राफ्ट टू बाय या टू बी बॉट फ्रॉम रशिया एंड फ्रांस दिस फिस्कल ईयर। कैबिनेट ने 25,000 करोड़ को ले असाइड कर दिया। ले असाइड करना यानी साइड में रख देना, जमा करके रख देना। तो कैबिनेट ने 25,000 करोड़ को जमा करके रखा है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो खरीदे जाएंगे इस साल रशिया और फ्रांस से। तो इन्फिनिटिव आप सीख चुके हैं कैसे यूज होता है। उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए एक्टिव और पैसिव में से सही इन्फिनिटिव को आपको चूज करना है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। उसने कहा हर एक को कि नया स्टार्टअप जो है वो फैल गया था वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह, और बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था, लाभदायक था, प्रॉफिटेबल था उसकी पूरी पुरानी वाली जॉब के। तीनों एरर्स जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कमेंट में 3 से लेकर 10 तक आंसर्स डाल दिए गए हैं। मेरे आंसर से अपने को मैच करना और जरूर से बताया करो आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। आज का इनिशिएटिव कैसा लगा? कुछ नयापन था? आपके रिमार्क्स के लिए और ओपिनियन के लिए, सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर से इसका इस्तेमाल करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।